is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो हम लोगों ने स्टार्ट करी है हमारे इंडियन इको की एमसीक्यू सीरीज। कल की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करे। अब आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्लस आपकी एनसीईआरटी को सामने रखकर मैंने क्वेश्चन सेट करे हैं। तो ट्रस्ट मी, आपकी एनसीईआरटी 100% कवर हो रही है। देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैम एनसीईआरटी कवर हो रही है ना। बच्चों मैंने पहले भी बताया मैं आपको कौन सी बुक से पढ़ा रही हूँ, टीआर जैन से पढ़ा रही हूँ। ट्रस्ट करना, इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, इतना एक्सपीरियंस है। ये जो बुक है ये आपकी एनसीईआरटी 100% कवर करती है। स्पेशली इस बुक का जो न्यू एडिशन है इस साल वाला, वो तो बहुत ही शानदार है। आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर है। जो साइड में बॉक्सेस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, आपकी सारी एनसीईआरटी कवर करती है। तो डिटेल लेक्चर्स देख लेना, आपको अलग से कोई भी बुक रीड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरे नोट्स को प्रिपेयर कर लो, साथ साथ में इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते जाओ। ट्रस्ट मी, कल भी बोला था आज भी बोल रही हूँ, इको में आपको 80 ऑन 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन यानी कि आईपीआर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब आया, कौन से साल की बात है। तो देखो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि आंसर 1948 होगा या फिर हमारा आंसर 1956 होगा, क्योंकि हम लोगों ने तो बेसिकली 1956 पढ़ा है। लेकिन जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन की बात होती है ना, तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था 1948 के अंदर। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब आया था, ईयर 1948 के अंदर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश। ये तो सबको पता है, जिनने मुझसे पढ़ा है सबको पता है, मैंने हर लेक्चर में बोला है। प्लानिंग कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1950 के अंदर। कंफ्यूज मत हो ना, 1950 और 1951 में कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1950 के अंदर। Who is regarded as the architect of Indian planning? इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट किसे बोला जाता है। तो यहाँ पर दो नाम है जिनमें आप कंफ्यूज हो गए कि भाई जवाहरलाल नेहरू होगा या फिर प्रशांत चंद्र महालनोबिस होगा। प्रशांत चंद्र महालनोबिस को ही हम पीसी महालनोबिस भी बोलते हैं। तो याद रखना, आर्किटेक्ट है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। कंफ्यूज मत होना, जब भी आर्किटेक्ट की बात आती है कौन है, पीसी महालनोबिस। प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। प्लानिंग कमीशन किसकी चेयरमैनशिप के अंडर एस्टैब्लिश हुआ था। तो जब भी चेयरमैनशिप की बात आती है तो चेयरमैन कौन होते हैं, जो भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो याद रखना, जब आर्किटेक्ट की बात हो रही है तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस नाम आएगा। जब बात आती है चेयरमैन की तो बात होती है प्राइम मिनिस्टर की, और तब हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्लानिंग कमीशन, द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इन द कंट्री, हैज बीन रिप्लेस्ड बाय। हमें पता है आज प्लानिंग कमीशन नहीं है। प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस करा 2014 के अंदर। प्लानिंग कमीशन खत्म हो चुका है, प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस करा, याद करो, सोच के बताओ क्या होगा, क्या होगा सोचो। यहां पर दो नाम है जो आपको कंफ्यूज करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग यानी कि नीति आयोग, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन आयोग, ये भी नीति आयोग है। कौन सा करेक्ट होगा, तो देखो बी करेक्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग। बी इज द करेक्ट आंसर। आपका जो भी स्कोर हो ना 10 में से मुझे कमेंट्स में बताना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, ये तो सबको बताया। प्लानिंग कमीशन कब आया, 1950 के अंदर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, 1951 के अंदर। एंड द लास्ट इन, और लास्ट 5 ईयर प्लान कब आया, देखो लास्ट 5 ईयर प्लान आया था 2012 के अंदर, और 2012 के अंदर ही हमारा 12th 5 ईयर प्लान आया। लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था, हमारा 12th 5 ईयर प्लान, जो कब आया, 2012 के अंदर ही आया। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1951 में और लास्ट आया हमारा 2012 के अंदर। सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्टेड बाय इंडिया इज। इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता है, नाबा बना। सोशलिस्ट इकोनॉमी जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर है, नाबा बना। हम लोगों ने अडॉप्ट करी एक मिक्स्ड इकोनॉमी जिसके अंदर हमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के बेनिफिट्स मिल जाते हैं।
Which of the following is not a long period objective of planning in India? याद करो, long period objective को ही हम कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स भी बोलते हैं। इस चैप्टर का नाम है ना इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो इनमें से कौन सा लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव नहीं है? जीडीपी ग्रोथ तो है, ये तो पहला ही है। इक्विटी भी है, जिसे हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बोलते हैं, ये भी सही है। मॉडर्नाइजेशन भी है, ये भी सही है। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, इसकी जगह होना चाहिए था सेल्फ सफिशिएंसी। सो सी हमारा लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इकोनॉमी इन विच इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी। ऐसी इकोनॉमी जिसमें सारे इकोनॉमिक डिसीजंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कौन लेती है? एक सेंट्रल अथॉरिटी लेती है, सरकार की, जिसका मेन मकसद होता है सोशल वेलफेयर। इस तरह की इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर सारे डिसीजंस प्राइवेट इंडिविजुअल्स लेते हैं, सरकार नहीं लेती। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ही दूसरा नाम है मार्केट इकोनॉमी, तो ये भी नहीं हो सकता। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों आ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर बी है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, मेन मकसद क्या होता है? सोशल वेलफेयर। लास्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कल मैंने सॉल्व करना सिखाया था, पहले देख लो दोनों करेक्ट है या नहीं है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मीन द सेम थिंग। मुझे बताओ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दोनों सेम बात है क्या? अगर चैप्टर आपने पढ़ा है ना लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ प्लानिंग के अंदर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको पता होगा, अगर मुझसे पढ़ा है तो ये दोनों सेम बातें नहीं है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो एक पियोन की सैलरी होती है वही एक डॉक्टर की भी सैलरी होनी चाहिए, सबकी सैलरी बराबर, तो ये तो गलत बात है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि भाई सैलरी डिफरेंट हो सकती है बंदों की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उनके काम के अकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्वालिफिकेशन के हिसाब से सैलरी डिफरेंट हो, दैट इज ओके। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सेम बातें नहीं है, असर्शन हमारा इनकरेक्ट है। जीडीपी ग्रोथ इज अ कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स, बिल्कुल 5 ईयर प्लान्स का कॉमन गोल है ना जीडीपी ग्रोथ, बिल्कुल ये एक लॉन्ग टर्म गोल है, ये सही बात है। पीछे देखा था ना, लॉन्ग टर्म गोल है हमारा, कॉमन गोल है जीडीपी ग्रोथ, तो ये करेक्ट है। मतलब असर्शन फॉल्स है, रीजन करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर डी हो गया कि असर्शन फॉल्स है और रीजन करेक्ट है। विद दिस इस चैप्टर के हम लोगों ने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लिए। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना, आपका जो भी स्कोर हो मुझे कमेंट्स में देना। कल की क्लास में हम लोग करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।